ठीक था। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक्सप्लेन बाय 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये कंपोजिट नंबर है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसी नंबर को सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 3 × 5 × 7 + 7 करने पर 3 5 = 15, 15 7 = 105, 105 + 7 दैट इज 1112। और यदि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की बात कर लूं तो प्राइम फैक्टर्स मुझे क्या मिलने वाले, 1112 के 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 8 8 2 16 और 16 7 105, यानी कि अल्टीमेटली हमें ये फॉर्म देने वाला है 2 to the power 4 × 7 का, है ना। और ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 1 या फिर वो खुद अपने आप से ज़्यादा होते हैं, तो वह नंबर्स क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर हमें सिंपली क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस 1112 के 2 फैक्टर्स और हैं हमारे पास 2 और 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले यदि अगर हम दो नंबर्स की बात करें, यदि अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी दो नंबर्स हमें दिए गए हों तो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा इस बात को कि जब कभी भी अगर हम दो नंबर्स की बात करें तो उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। यदि अगर हम तीन नंबर्स की बात करें तो एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स, फॉर एग्जांपल if we have three positive integers like a, b and c, तो LCM of ABC is equals to product of ABC into HCF of ABC upon HCF of AB into HCF of BC into HCF of CA, है ना। अभी हाल फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग में इसको इसी तरीके से रखिएगा। अभी फिर इससे रिलेटेड जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी कहानी आपके दिमाग में क्लियर होने वाली है। इसी तरीके से जब यदि अगर हमें HCF निकालना हो ABC का, तो प्रोडक्ट ऑफ ABC into LCM of ABC over LCM of AB into LCM of BC into LCM of CA। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का HCF हमें दे दिया गया है is 120, फाइंड देयर LCM। तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, उसका LCM फाइंड करना है। तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ AB is equals to LCM of AB multiply by HCF of AB। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। यहाँ से प्रोडक्ट दे दिया गया है उनका, कितना है 120। अब LCM कितना है हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, LCM of AB। और HCF कितना दिया गया है, HCF of टू नंबर इज HCF of टू नंबर इज 2, है ना, ये दे दिया गया है हमें 2। दैट इज यदि अगर मैं इस 2 को इधर ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, HCM of AB इज इक्वल्स टू 122। इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो ये कट शॉर्ट होकर हमें क्या देने वाला है 60। LCM of AB इज इक्वल्स टू 60, दैट इज द आंसर। चलिए मैंने अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है, दैट इज यहाँ पर ये बोला गया इफ HCF ऑफ 28, 35 एंड 343 इज इक्वल्स टू 7, फाइंड देयर LCM। अब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका LCM कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हमारे पास रिलेशनशिप क्या होती थी। यदि अगर मैं बात करूं LCM ऑफ A, B एंड C, ये होता था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स दैट इज ABC इनटू HCF ऑफ ABC, क्लियर, अपॉन
HCF of AB into HCF of BC into HCF of CA। तो हम सबसे पहला टास्क क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमें HCF दे दिया गया है, अब हम इनका इंडिविजुअली AB, BC और CA का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो HCF ऑफ AB है ना, तो यहाँ से आप यदि अगर 28 और 35 को देखें तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज 7। ठीक है, इसी तरीके से आप यदि अगर HCF ऑफ BC की बात करें तो यहाँ से भी आपको 35 और 343 का कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है, वो भी क्या है, 7। इसी तरीके से HCF ऑफ CA, ये भी क्या मिलने वाला है आपको, 7, क्योंकि 35 और 343 का कॉमन फैक्टर भी क्या है हमारे पास, 7। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम चल गया कि इनके HCF क्या है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। ABC यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है, 28 इंटू 35 इंटू 343 एंड HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ ABC हमें कितना दिया गया है, HCF ऑफ ABC, ये भी कितना है हमारे पास, 7। चलिए जी, अब HCF ऑफ AB, ये भी है हमारे पास 7, ये भी है हमारे पास 7 और ये भी है हमारे पास 7। इनको कट शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसे कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना आने वाला है हमारे पास, 4, और 7 से इसे भी कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है हमें, आई गेस 49 है ना, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 6 और 7 9 जा। ठीक है, तो अब ये कितना बच गया है हमारे पास, जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू 35 इंटू 49। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते रहिएगा, आई होप मैं इतना मानकर चलूं कि इतना काम आप लोग कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ ये वैल्यू मिलेगी, हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ, जिसका आने वाले सेगमेंट में बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट लगाता हूँ इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमसे इस थ्योरम में ये बोला गया कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, यदि अगर P कोई एक प्राइम नंबर है और A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, और ऐसी परिस्थिति में यदि अगर P A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो इसका क्लियर सेंस है कि P A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बढ़ते हैं आगे हम, हो सकता है शायद आपको मेरी बात अभी समझ में ना आई हो, आप आगे बने रहिए, मैं आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ। उन्होंने ये बोला कि यदि अगर कोई एक प्राइम नंबर है हमारे पास P जो A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यह है कि P A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इस चीज को प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं। हमने ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम कि यदि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके जब हम फैक्टर्स करें तो हमें हमेशा क्या मिलते हैं, प्राइम नंबर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर है 10 और इसके मैं प्राइम फैक्टर्स करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 और 5, है ना। आप इसी एग्जांपल के साथ बने रहिएगा, मैं आपको इससे लिंक करने की कोशिश करता हूँ। यदि अगर मेरे पास कोई एक नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स इसकी मैंने प्राइम फैक्टर्स करे तो मुझे क्या मिला, P1 P2 P3 अप टू Pn। इसी तरीके से यदि अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें ये दिया गया था कि ये जो P है ये a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, है ना। तो इसी तरीके से अब आप मेरे एग्जांपल की तरफ आ जाएं। यदि अगर 10 के मैंने प्राइम फैक्टर्स करे तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 5, है ना। अब ये जो 2 इंटू 5 जो है ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था किसको, 10 के स्क्वायर को। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। तो ऐसा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 100, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो 2 और 5 जो मुझे मिले हैं, प्राइम फैक्टर्स जो मिले हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बिलोंग करते हैं, P1 P2 P3 अप टू Pn में से
है ना। तो यदि अगर मेरे पास ये जो कंप्लीट फैक्टर है वो इस नंबर यानी कि इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनको नाम दे दूं कि ये जो है मेरे पास ये क्या है, ये है P1 और ये क्या है मेरे पास P2। इसी तरीके से हो सकता है कि दूसरे नंबर्स के लिए हमें कुछ और भी प्राइम फैक्टर्स मिले। तो इनसे जितने भी प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, आप यदि अगर उसको इंडिविजुअली विदाउट स्क्वायर भी देखेंगे तो वो भी इस 100 को यानी कि इस A को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। तो यही पूरी इस थ्योरम में यदि बताया गया है कि यदि अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास जो किसी एक उसके अगर प्राइम फैक्टर्स हम करें, कोई प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो उसका बिल्कुल क्लियर सेंस है कि वो नंबर उस पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर को विदाउट स्क्वायर भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही इसमें आगे ये बताया गया था कि यदि अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो हमें क्या मिलने वाले हैं, P1 P2 Pn। तो हमने फंडामेंटल ऑफ यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से ये देखा कि P जो है वो A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल जो कंक्लूजन जो निकल कर आया वो ये था कि यदि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर की बात करें और यदि अगर वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका बिल्कुल क्लियर सेंस है कि वो उस नंबर को भी क्लियरली डिवाइड करेगा। चलिए बढ़ते हैं, अब कैसे इसका इंप्लीकेशन करना है, हमें कैसे इसको इम्प्लाई करना है क्वेश्चंस में देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में एक बहुत ज़रूरी पूछा ही जाता है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा ज़रा। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि आप प्रूव कीजिए कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हो सकता है रूट के अंदर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दे दी जाए जो इरेशनल हो। तो कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम प्रूव करते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। तो सबसे पहला काम, यदि अगर मुझे प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो मैं यहाँ से एक अजम्पशन कर ले रहा हूँ। Let us assume √2 is a rational number। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि √2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर। यदि अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो निश्चित रूप से मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, यानी कि a/b के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मुझे यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है कि यदि अगर √2 को मैंने a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, है ना, यानी कि इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यदि अगर मैं अब आगे यहाँ पर दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग करूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, यदि अगर मैंने इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली तो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 2, यहाँ पर a² और यहाँ पर b²। इसको भी यदि अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये मुझे मिलने वाला है 2b² = a², और इसको आप नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 1। चलिए ठीक, अब ज़रा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली जो चीज़ें हैं उनको ज़रा ध्यान से समझिएगा। यदि अगर a² बराबर है 2b² के, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है वो कोई 2 का ही मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि यदि अगर 2b² इक्विवेलेंट है a² के, इसका क्लियर मतलब है कि 2 जो है वो a² को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स बाय थ्योरम, ठीक है, 2 डिवाइड्स a², और जब 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स a आल्सो। क्लियर है ना। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा कि यदि अगर a² बराबर है 2b² के, तो निश्चित रूप से ये जो वैल्यू है हमारे पास
2b², ये 2 का ही कोई मल्टीपल होगी, और यदि अगर 2 का मल्टीपल होगी तो 2 जो है वो a² को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, और यदि अगर 2a² को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि अगर a² बराबर 2b² था, इसका मतलब ये है कि a² बराबर क्या है हमारे पास 2 का कोई मल्टीपल, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं a² बराबर 2 है। सब्स्टिट्यूट, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख लीजिए, है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। a जो है वो कोई 2 का मल्टीपल होगा हमारे पास, ठीक। तो मैंने यहां से क्या करा, सब्स्टिट्यूट a is equals to 2m in equation 1, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 में। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिला, 2b² और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2m, इसका स्क्वायर। इसको भी जब हम सॉल्व करें तो 2b² बराबर हमें क्या मिलने वाला है 4m²। इसको भी यदि अगर मैं कैंसिल करूं तो मुझे यहाँ क्या मिल गया 2m², यानी कि b² बराबर 2m²। तो अब आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखें कि b² बराबर है 2m² के, यहाँ से भी एक बिल्कुल क्लियर सेंस हमारे पास निकल कर आता है कि 2 जो है डिवाइड्स b² एंड 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब यदि अगर हमारे पास 2 जो है वो b² और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो अब यहाँ से बहुत ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम क्या एजम्पशन लेकर चले थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, और √2 एक रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब a b कोप्राइम्स है, और a b कोप्राइम्स है तो इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी हमने ये देखा कि a को 2 भी डिवाइड कर रहा था और b को भी 2 डिवाइड कर रहा था, यानी कि अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन क्या मिला कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या कंक्लूजन मिला, फ्रॉम द therefore from the above conditions we get a and b having one more common factor, that is क्या है वो 2। इसका मतलब क्या है, therefore our assumption is wrong, that means √2 is not a रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। तो √2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा फिर, √2 इज इरैशनल नंबर, क्लियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, ये जो लास्ट की कंडीशन है एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमने यहाँ से जितनी भी कंडीशन देखी उससे हमें ये मिला कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है a और b, और जब a और b का एक और कॉमन फैक्टर है हमारे पास a और b, तो हमें ये मिला कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है, और अजम्पशन अगर गलत है तो √2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, एक इरैशनल नंबर। बढ़ते हैं हम यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि शो दैट 3√2 इज एन इरैशनल नंबर्स। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम क्या करने वाले हैं, लेट अस assume 3√2
इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसे हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 3√2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P and Q are co-prime इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस 3 को मैंने अगर ट्रांसपोज कर दिया, √2 इज इक्वल्स टू P/3Q। अब जरा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने लायक है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। सिंस P and Q are इंटीजर्स, है ना। यदि अगर P और Q इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि P/3Q एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू √2, है ना। और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। P/3Q क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट √2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ये एक अपवाद है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट √2 इज क्या है, √2 इरेशनल, है ना। ये इस अपवाद को बता रहा है कि P/3Q जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और √2 जो रैशनल नंबर है, √2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यानी कि हम यहाँ से जो भी सपोजिशन लेकर चले हैं वो क्या है, रॉन्ग है। सो आवर supposition is wrong, that is इसका मतलब क्या है कि 3√2 is an irrational number। 3√2 क्या है, irrational number। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अब बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रूव कीजिए कि 5 - √3 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो फिर हमेशा की तरह हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने इसे, रैशनल नंबर। ठीक है, और जब ये एक रैशनल नंबर है तो निश्चित रूप से 5 - √3 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर वेयर P and Q आर को-प्राइम इंटीजर्स, है ना। अब ये को-प्राइम क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन करूँ और देखते हैं मुझे क्या मिलने वाला है। यदि अगर मैं इस P/Q को इधर लेकर आ जाऊं और इसको मैं इधर लेकर आ जाऊं तो यहाँ से कहानी फिर बिगड़ गई थोड़ी सी। अब जरा बहुत ध्यान से समझना, हम ये जानते हैं कि 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है और P/Q को प्राइम इंटीजर्स है, तो ये भी एक क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स हैं। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सिंस 5 इज अ rational number and P/Q is also a rational number because P and Q are co-prime integers, and we know that very well when we subtract two rational number the resultant is always a rational number, है ना। यानी कि 5 - P/Q से जो भी रिजल्टेंट मिलने वाला है वो क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर। लेकिन हमें ये पता है कि √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। यानी कि यदि ये दोनों चीजें अगर इक्विवेलेंट है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, तो मैं ये पूरी कहानी यहाँ पर एक बार मेंशन कर देता हूँ। बट
5 and p upon q are rational. So the resultant is also a रैशनल नंबर. ठीक है, इन दोनों का सबट्रैक्ट करने पर रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर. बट √3 इज एन इररेशनल नंबर. √3 क्या है, इररेशनल नंबर. ठीक है, तो यहां से हमारा जो सपोजिशन था वो क्या है, गलत है. यानी कि दिस contradicts that the fact that √3 is irrational. Hence इसका मतलब ये है कि हम जो मानकर चले थे वो गलत है. और जब 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर नहीं है तो 5 माइनस √3 एक क्या होगा, irrational number, is an irrational number. Clear? I hope आप लोगों को ये कहानियाँ बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होगी. अब इस तरीके से रूट में कोई भी वैल्यूज आप लोगों को एग्जाम में दे दी जाए 100% है ना. मेरे पिछले 4-5 सालों से मैं देखता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से. चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन. इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें ये बोला गया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. है ना. अब सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी रैशनल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है. कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है. तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि यदि अगर कोई भी रैशनल नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पर q के जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n इस फॉर्म में यदि अगर मिलते हैं, या फिर बिल्कुल साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपको 2 और 5 के फॉर्म में मिलते हैं, तब वो क्या होंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको अप्लाई करते हैं. यहाँ पर तो यहाँ पर यदि अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो ये बोला गया 3/8 और हमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 को यदि अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 टू द पावर 3. ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो मैं इसे 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में ला सकता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 5 टू द पावर 3 और यहाँ पर भी 5 टू द पावर 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे. ऐसा करने पर मैथ्स में कोई सेंस नहीं पड़ता है हमारे पास किसी भी सेम वैल्यूज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर. तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, अब जरा इस बात को भी ध्यान से समझिएगा. ये जो मुझे फॉर्म मिल चुका है ये है मेरे पास 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3, यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3, है ना. तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 5 टू द पावर 3 कितना होता है 125, और 125 को भी यदि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे मिलने वाला है 475. ठीक है, 125 इंटू 3 375 होगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 375/1000 है ना. और यदि अगर मैं इसे भी सॉल्व कर लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है 0.375. तो यहाँ से मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो फैक्टर था, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन था, रैशनल नंबर था, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बता सकता हूँ कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको मैं रफ कर रहा हूँ. इसी तरीके से दूसरा जो हमें दिया गया है उसमें क्या बोला गया
1458 अपॉन 625। ठीक है, तो इसको भी यदि अगर हम जब सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 1458 अपॉन 625। यदि अगर हम 5 की पावर्स देखें तो 5 की पावर 1 5 5 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 है ना, क्या होता है 125। तो इसको भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ 2 टू द पावर 4 और यहाँ पर भी 2 टू द पावर 4। तो ऐसा करने पर अब मुझे क्या मिल गया 1458 अपॉन, इसको मैं डायरेक्टली लिख लूँ 5 टू 10 10 टू द पावर 4 है ना। ये तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट इतना तो अपन लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर भी जब मैंने 2 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर 10 टू द पावर 4 यानी कि कितने जीरो 4 जीरो। तो अल्टीमेटली जब हम इसे सॉल्व कर देखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 23.3408 है ना। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पर q के जो प्राइम फैक्टर्स करने पर हमें ये जो फॉर्म है 2 टू द पावर m n इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म मिल रहा था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें मिला गया 31/343। अब हमें इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है हमारे पास 31/343 7 का क्यूब होता है ना। तो अब इसको 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ला पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा कि ये क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कैसा एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये होना नेसेसरी है कि वहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जो q की जो वैल्यू है उसके प्राइम फैक्टर हमें 2 और 5 के फॉर्म में मिलने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा है ना। लास्ट हमें क्या बोला गया 51/500। ठीक है, 51/500 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 51 और इसको क्या लिख लिया हम 5 के जब प्राइम फैक्टर क्या है 500 के जब हम प्राइम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलने वाला है, सपोज करेंगे क्या, तो यहाँ पर मिलेगा 25, यहाँ पर मिलेगा 125, 5 यानी कि 2 2 4 4 2 8 और 8 इंटू 25 500। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, कहानी अब क्लियर है। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है, लेकिन यदि अगर हमें बताना होता कि ये किस चीज का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है, तो इन पावर्स को बराबर करने के लिए मैं एक बार 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे यहाँ पर कर लेता। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलता 51 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ऐसा करने से मेरा काम आसान हो जाता। 5 1 5 और 5 5 25 255 और यहाँ पर लग जाता मेरे पास 10 टू द पावर 3। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता 0.255, यानी कि ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसके डेसिमल एक्सपेंशन करने पर मुझे क्या मिलेगा 0.255। चलिए बढ़ते